देश के ओबीसी के क्रिमिनल है, अपराधी हैं, उन्होंने जाति है। कांग्रेस का भी बहुत बड़ा अपराध है, उनका अपराध भी इतिहास में दर्ज होना चाहिए। कोई भी अगर जाति जनगणना का विरोध कर रहा है तो बिल्कुल ठोक के कहिए कि आप राष्ट्र विरोधी हैं। जाति जनगणना का विरोधी राष्ट्र विरोधी है और उनके साथ राष्ट्र विरोधियों की तरह व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि ओबीसी खड़ा हो जाएगा। किसी की औकात नहीं, किसी हिम्मत नहीं कि ओबीसी के इलाके पर भारत में ओबीसी के बगैर अब कोई पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है। भारत में ओबीसी के बगैर कोई राजनीति और नहीं है। ओबीसी अब पहली बार भारत में सेंट्रल स्टेज पे आ चुका है। जाति की जनगणना होनी चाहिए। जो किसी जाति की जनगणना 4,893 करोड़ रुपए खर्च करके हुई, जिसके आंकड़े नहीं जारी किए गए, ये नहीं करने वाले अपराधी हैं। जैसे भी यह कहना है कि इस समय जो जाति जनगणना का प्रश्न है, ये तय करेगा कि अगले 50 साल में भारत के ओबीसी का क्या होने वाला है, और इसी पर लोगों का क्योंकि फ्यूचर डिपेंड कर रहा है, पूरा भविष्य निर्भर कर रहा है। और देखिए ओबीसी जो है वो कोई साधारण वर्ग नहीं है। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी जो हु है सुराज में बता रहे हैं कि जो ओबीसी हैं वो इस देश के शासक रहे हैं। ये प्रभावशाली जातियां रही हैं जो ब्राह्मणों के साथ संघर्ष की वजह से उनको नीचे डाला गया है, तो वो हम पुरानी पोजीशन फिर से क्लेम करना चाहते हैं। ये दरअसल एक तरह से राष्ट्र निर्माण का कार्यक्रम है, नेशन बिल्डिंग का कार्यक्रम है। और कोई भी अगर जाति जनगणना का विरोध कर रहा है तो बिल्कुल ठोक के कहिए कि आप राष्ट्र विरोधी हैं। जाति जनगणना का विरोधी राष्ट्र विरोधी है और उनके साथ राष्ट्र विरोधियों की तरह व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि भारत की आधी से ज्यादा आबादी का विकास का अगर कोई विरोधी है उसको लोग साफ तौर पर राष्ट्र विरोधी कर सकते हैं। भारत के आधी आबादी के विकास के बगैर इस देश में विकास का कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता है। और अगर आपकी आधी आबादी को शिक्षा नहीं मिलती है, नौकरी नहीं मिलती है या नहीं मिल रही, आप देखिए जहाँ पर उन इंस्टीट्यूशंस की बात कीजिए जहाँ आरक्षण लागू नहीं है, वहाँ क्या स्थिति है। भाई देखिए न्यायपालिका, ओबीसी का इसमें कितना जज है? सुप्रीम कोर्ट में एक जज है, आप सब लोग जानते हैं। आप देखिए इस समय जिन इंस्टीट्यूशन में लागू नहीं है, वाइस चांसलर भारत में इस समय 48 वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के हैं, ओबीसी का सिर्फ 2 वाइस चांसलर है। ओबीसी के आपको यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, बीएचयू में इस समय ओबीसी का कितना प्रोफेसर है? 2 प्रोफेसर। तो ये स्थिति है भारत में। जिन इंस्टीट्यूशंस में, जिन संस्थाओं में, जिन पदों पर आरक्षण नहीं है, वहाँ ओबीसी मिसिंग है। उसके बगैर इस देश का कोई विकास हो नहीं सकता है। तो हम लोगों को इस समय बहुत जरूरी है ये क्लेम करें कि ये देश जो है ये ओबीसी का है, ओबीसी का भी है, ओबीसी का ही है, और इसको उसका वाजिब हक चाहिए। कोई एक्स्ट्रा क्लेम नहीं, कोई अतिरिक्त दावा नहीं। जितनी हमारी संख्या है उतना हमको दे दो, हमको उससे ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन उतना तो हम लेंगे ही। ये अगर क्लेम हमारा है तो हमें देर सवेरे मिल जाएगा। ये भी नहीं है कि कोई नहीं देगा, किसी की हिम्मत नहीं है। भारत में ओबीसी के बगैर अब कोई पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है। भारत में ओबीसी के बगैर कोई राजनीति और नहीं है। ओबीसी अब पहली बार भारत में सेंट्रल स्टेज पे आ चुका है। रंगमंच अभी तक जो सस्ता था, पहले आप नेहरू कैबिनेट देखिए, नेहरू कैबिनेट में ओबीसी कितने थे? आपको एक देशमुख साहब मेरे घर से 1 ओबीसी। आज की तारीख में ऐसी कैबिनेट नहीं बन सकती है, संभव नहीं। लगभग सारे उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे उसमें आधे से ज्यादा ब्राह्मण थे। आज बन सकता है? आज संभव है क्या? पूरे देश में शायद 1 ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर। तो समय बदल गया है, ये बदलता हुआ वक्त है। इसको हम लोग ग्रैब नहीं कर सकते, अगर इसको हम पकड़ नहीं सकते हैं और उसके हिसाब से अगर अपने क्लेम्स नहीं बना सकते हैं, अपने दावे नहीं बना सकते हैं। आपको इस दिल्ली में यादव चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, समझिए वो पॉलिटिक्स कहाँ गई? यादव चीफ मिनिस्टर, ब्रह्मदेव यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, जाट चीफ मिनिस्टर बनता था, गुज्जर यहाँ की सबसे प्रभावशाली जाति थी। ये कहाँ गया? ये पॉलिटिक्स गायब हो गई है, जबकि संख्या तो वही है, वो लोग आज भी उतने ही है। ये सारी पॉलिटिक्स इस समय जो कुछ जगहों पर इस तरह से चल रही है, तो ये क्लेम नहीं करेंगे, अगर ये इस जातियों के नेता का दावा भी नहीं करेंगे कि भाई हमारे यहाँ पर 1931 की जनगणना के हिसाब से 11 से 12% यादव आबादी है यहाँ की। यादव एक मंत्री नहीं, बताइए ना, क्लेम क्या क्या स्थिति है? मतलब ये पॉलिटिक्स है, ये लोकतंत्र है। कहाँ क्लेम, कहाँ दावा, कहाँ है? तो असल में लोग दावा करना ही भूल गए। जाटों ने दावा करना ये छोड़ दिया है कि हमारे ही मंत्री होने चाहिए, हमारे ही बड़े पदों के लोग होने चाहिए। जाट अफसर ढूंढ लीजिए, यहाँ पर बगल में सारे मंत्रालय है ना,
आप एक जाट अफसर का साइन बोर्ड ढूंढ लीजिए, नहीं मिलेगा। गुज्जर अफसर तो आपको एक नहीं मिलेगा, क्या है? तो ये इस स्थिति में भारत है आज की तारीख में, जहां पर भी जिन पोजीशंस पर ओबीसी आरक्षण नहीं है वहां ओबीसी गायब। हमको अब इस समय बहुत बड़ी बड़ी बात करने की जगह सीधी छोटी बात करनी चाहिए। जितना ओबीसी है उतना हमें दे दो, हम चुपचाप ऐसा नहीं चाहिए। हम आपके हिस्से में नहीं लेना चाहते हैं भाई, 3% ब्राह्मण है ना, 3% ले लो आप, कोई शिकायत नहीं। आपको हमसे तो हम आपके स्पेस में नहीं घुसना चाहते, आपके पैर पे पैर नहीं रखना चाहते, लेकिन हमको खड़ा नहीं होने दोगे। एक बस है, उसमें सीट है मान लीजिए कि 300 आदमी घुसा दिए और हर तीसरे चौथे महीने में 1-2 ओबीसी जाती है और जोड़ देते हैं। मतलब किसी तरह एक सीट पे 2-2 3-3 आदमी और घुसा हुआ है। उसमें से कुछ राज्य वहां पर सिर्फ 14%। इतनी कंजेस्टेड बस में कैसे सवार में दम घुट रहा है? ओबीसी का दरअसल इस देश में दम घुट रहा है, पोजीशन नहीं मिल रही है। मेरे ख्याल से बहुत बेसिक क्लेम, सिर्फ आखिरी 1 मिनट, जाति की जनगणना होनी चाहिए। जो पिछली जाति की जनगणना 4,893 करोड़ रुपए खर्च करके हुई, इसके आंकड़े नहीं जारी किए गए हैं। ये नहीं करने वाले अपराधी हैं। प्रणब मुखर्जी इस देश के ओबीसी के क्रिमिनल है, अपराधी हैं। उन्होंने जाति चेयरपर्सन वो थे। कांग्रेस का भी बहुत बड़ा अपराध है इसमें। भाई जाति जनगणना हो रही थी 10 साल में, आपको सिर्फ एक कास्ट का कॉलम ऐड करना था, एक जो 41 कॉलम 42वां कॉलम जाति लिख देते, अपनी अपनी जात लोग बता देते, बाद में देख लेते कौन सी जात कहाँ है। इतना काम करना था। क्या किया उन्होंने? जो बताया कि छगन भुजबल साहब ने बहुत डिटेल में, उसको मैं 30 सेकंड में बता रहा हूँ। सीधा उन्होंने कहा कि अलग से करा लेते हैं। क्यों अलग से करा लेते हैं? ये हर आदमी के घर पर आदमी जा रहा है, आप एक कॉलम में जाति नहीं ऐड कर सकते हो। उसकी जगह आपने 4,893 करोड़ रुपए का एक बजट बना दिया कि आप जाति जनगणना अलग से कराएंगे। और वो जनगणना कैसे होगी? सेंसस एक्ट के बाहर से होगी। उसको गलत बताने में कोई अपराध नहीं। इस तरह की जाति जनगणना प्रणब मुखर्जी ने इस देश में कराई। चिदम्बरम साहब थे उसमें होम मिनिस्टर। इन लोगों का अपराध भी इतिहास में दर्ज होना चाहिए। बाकी जो ऑपोजिशन है उस पर कोई ज्यादा हमला करने का मतलब नहीं है। क्लेम तो आज जो होगा वो मोदी जी से ही होगा, लेकिन जो इतिहास कभी लिखा जाएगा तो ये सब दर्ज होना चाहिए। इन लोगों ने देश का 5,000 करोड़ रुपए खराब किया और जनगणना की रिपोर्ट नहीं दी, जिसकी वजह से आज की तारीख में महाराष्ट्र का आरक्षण फंस गया है, उड़ीसा का आरक्षण फंसा हुआ है, तो कई राज्यों में तो ओबीसी आरक्षण इससे पूरी तरह फंस गया है। तो ये जाति जनगणना इस बार हमको करानी है। एक नारा सिर्फ अपने घर में छोटा-छोटा स्टिकर लगा दीजिए, अगर जाति का कॉलम नहीं है हम जनगणना में शामिल नहीं होंगे। आइए चाय पीजिए, हम अपना आंकड़ा नहीं मोहल्ले के बाहर से विदा कर देंगे। भैया आए हो, बहुत अच्छी बात है, नमस्ते। आपको अगर जाति का कॉलम नहीं है तो जनगणना नहीं हो सकती है। ओबीसी खड़ा हो जाएगा। किसी की औकात नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कि ओबीसी के इलाके पर कानून के तहत होगा। कोई संविधान के तहत सिर्फ अपने घर नहीं घुसने दे रहे, आप हमारे घर कैसे आएंगे? हमारे हक की बात नहीं करोगे, आप हमें गिनोगे नहीं। कुत्ता गिन रहे हो, बैल गिन रहे हो, ऊंट कितना पूछ लीजिए भारत सरकार से। अभी वेबसाइट पे ढूंढ लीजिए कोई गूगल पे, ऊंट कितने पता है, सुअर कितने पता है, आप गिन लीजिए। ठीक, और लाइव स्टॉक सेंसस भारत की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। सुअर कितने हैं, सुअर कितने गिन रहे हो? तो शर्म की बात है, आप हमें नहीं गिन रहे हो। ये चल रहा है इस देश में ओबीसी के साथ। जो कि शासक था, बाबा साहब ने सुअर सुधराज में लिखा है कि ये प्रभावशाली जातियां थी, मेहनत करती थी, एक समय कंट्रोल था, मतलब मौर्य से लेकर नंद वंश था, मतलब इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक समय ओबीसी का शासन था। उस ओबीसी को आप गिनने को तक तैयार नहीं, इसकी वजह से उसका अधिकार मिलेगा और हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो सीधी बात है, जाति नहीं तो जनगणना नहीं। इसलिए अगर एक नारा, सिंपल सा छोटा सा एक नारा अगर हम लोग क्लेम कर ले, दावा बना ले, उसको ले जाए ओबीसी महासभा, जिससे सहमत भी मेरे ख्याल से, तो हम लोग काम हो जाएगा। इसी बात के साथ मैं अपने खत्म करता हूँ। हालांकि 2-2.5 घंटे का वक्त होता है। बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।